नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम आप तमाम साथियों का स्वागत करते हैं और आज इस वीडियो के अंदर हम एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं। ऐसा कॉन्सेप्ट जो शब्द से हम आप सभी लोग परिचित हैं, परंतु इस वीडियो को देख लेने के बाद आप अपने कमेंट के अंदर मुझे ये ज़रूर बताइए क्या आप सच में इस बात जितनी इस वीडियो के अंदर हम उस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं, क्या सच में आप इतना परिचित थे या जिस रूप में या सही मायने के अंदर जो इस कॉन्सेप्ट के अंदर हमने बात करनी है उस कॉन्सेप्ट से आप सही मायने के अंदर परिचित हैं नहीं थे। ये जो हमारी वीडियो की जो सीरीज ये राजनीति विज्ञान का जो विद्यार्थी है उसके लिए तो महत्वपूर्ण है ही है। वह तो इस वीडियो की सीरीज को दे या इसको समझे भी ना क्या है, वह अच्छी तरह से राजनीति विज्ञान की समझ रख ही नहीं सकता। परंतु देश दुनिया का कोई भी नागरिक, मैं फिर से ये बात कह रहा हूँ, जो समाज के अंदर क्या है अपनी एक सिविल सिटीजन के रूप में अपनी भूमिका को अदा करना चाहता है, अपना एक शिक्षित नागरिक होने के रूप में अपनी भूमिका को कंट्रीब्यूट हुए करना चाहता हो, निभाना प्ले करना चाहता हो, अपनी भूमिका को करना चाहता प्ले करना चाहता हो, उन सभी व्यक्तियों के लिए इस वीडियो को क्या है देखना और इस वीडियो को ध्यान से सुनना और समझना क्या अति आवश्यक रहने वाला है। तो चलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है लोकतंत्र। लोकतंत्र है क्या? व्हाट इज डेमोक्रेसी? लोकतंत्र आज के समय में एक बहुत कॉमन जैसा शब्द है, परंतु मैंने जैसे कहा कि हम आप सभी लोग लोकतंत्र के बारे में सुनते होंगे और जानते होंगे, परंतु सही मायने के अंदर लोकतंत्र क्या है, क्या आप वीडियो देखने से पहले सच में जानते थे या वीडियो देख लेने के बाद या सुन लेने के बाद आपकी जो राजनीति विज्ञान के बारे में जो आपकी समझ है वो दुरुस्त हुई या नहीं? आज के समय में जो लोकतंत्र है, जो एक लोकतंत्र है कि एक चुनाव के माध्यम से लोकतंत्र होता है। जैसे भारत एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, परंतु हमें मालूम है कि करप्शन के मामले में भारत की क्या स्थिति है, या फिर पॉवर्टी के मामले में भारत की क्या स्थिति है, या जेंडर वायलेंस के बारे में भारत की क्या स्थिति है, ट्राइबल स्टेटस के बारे में भारत की क्या स्थिति है, या फिर कास्ट के आधार पे जो भारत के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके आधार पे भारत की क्या स्थिति है, या दुनिया के अंदर डेमोक्रेसी का जो मीनिंग है या सही मायने के अंदर डेमोक्रेसी आज दुनिया के अंदर लागू है भी या नहीं। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि डेमोक्रेसी के अंदर जो जहाँ पे लोगों की भागीदारी हो, क्या लोगों की भागीदारी है या नहीं, और सही मायने के अंदर डेमोक्रेसी का क्या मतलब है। वास्तव में जो डेमोक्रेसी शब्द को ईजाद करने का, लोकतंत्र शब्द को ईजाद करने का जो श्रेय है ये 3000 साल पहले या ईसा के जन्म के 300 साल पहले जो इसका जो श्रेय है पॉलिटिकल साइंस के जो पिता, जो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एरिस्टोटल को दिया जाता है। और एरिस्टोटल ने अपने समय के जो 158 कॉन्स्टिट्यूशन को कंपैरेटिवली स्टडी किया और कंपैरेटिवली स्टडी करने के बाद जो एरिस्टोटल है इस निष्कर्ष पर, इस कंक्लूजन पर पहुंचा या इस नतीजे पर पहुंचा कि दुनिया के अंदर जिस भी तरह की जो शासन प्रणाली हो उसको 3 क्लास के अंदर उसका जो क्लासिफिकेशन है वो किया जा सकता है, उसका वर्गीकरण किया जा सकता है। एक व्यक्ति का शासन, कुछ एक व्यक्तियों का शासन या बहुत सारे व्यक्तियों का शासन। और 2300 साल पहले जो अरिस्तु ने ये बात कही, आज दुनिया के अंदर इतने सारे फिलोसफर हुए, इतने सोशल पॉलिटिकल थिंकर्स हुए, इतने पॉलिटिकल एक्टिविस्ट पैदा हुए, परंतु अरिस्टोटल की इस बात को आज तक कोई भी फिलोसफर या कोई भी थिंकर्स काट नहीं पाया। मतलब दुनिया के अंदर इसी तरह की जो शासन प्रणाली है वो आज भी चल रही है, इसलिए जो एरिस्टोटल का जो इम्पोर्टेंस है इतना अधिक है। एरिस्टोटल ये कह रहा है कि यदि एक आज के समय में यदि एक व्यक्तियों का शासन है तो उसे हम मोनार्की कह देते हैं। और एरिस्टोटल ये कहता था यदि मोनार्की वो अपने स्वहित के अंदर शासन नहीं करता बल्कि सोशल वेलफेयर के अंदर शासन करता तो ऐसी जो शासन प्रणाली वो भी सही है। जैसे इंग्लैंड के अंदर तो क्या है, दरअसल के अंदर आज भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, परंतु शब्द सुनने में तो बड़ा अजीब लगता है, परंतु वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिर्फ
एक सिंबल के तौर पे, एक प्रतीक के रूप में। दरअसल जो वहाँ का सारा काम है वो पार्लियामेंट करती है, हाउस ऑफ कॉमन्स करती है, जो एक वहाँ की जो महारानी है वो एक साइन करने के लिए काम करती है। वो 1688 की जो वहाँ पे ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुई, उसके बाद हमें एक भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलता कि जो इंग्लैंड की महारानी है उसने संसद ने जिस कानून को पारित कर दिया उस कानून को साइन करने से क्या है, इनकार किया। ठीक है। दूसरा जो फॉर्म एरिस्टोटल कह रहा है कि कुछ एक व्यक्तियों का शासन, जिसे एरिस्टोटल क्या है, कुलीन तंत्र कह रहा है, या वो है उसे एरिस्टोक्रेसी कह रहा है। तीसरी क्लास के अंदर एरिस्टोटल ये कह रहा है कि तीसरे तरह की जो शासन प्रणाली, ऐसी शासन प्रणाली जिसमें बहुत सारे व्यक्तियों का शासन होता है या जन भागीदारी वहाँ पे बहुत अधिक होती है। मतलब ऐसा शासन जहाँ पे जो शासन है लोगों को क्या है, अपनी सक्रिय भागीदारी के माध्यम से करती है, या कानूनों का निर्माण है, कानूनों का निर्माण लोग एक साथ इकट्ठे मिलकर करते हैं, या जो न्यायिक निर्णय का जो काम है वह भी लोगों के द्वारा ही किया जाता है। परंतु एरिस्टोटल का जो नगर राज्य था, जिसकी जो जनसंख्या 5,000 10,000 रहती थी, परंतु आज समय का उस समय क्या है, जो एरिस्टोटल डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब है जहाँ पे कानून निर्माण की प्रक्रिया के अंदर या जुडिशरी के डिसीजंस के अंदर लोगों की क्या है, मतलब डायरेक्टली रूप से, प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी रहती है। परंतु आज के समय में यदि हम ये सोच के भी देखें, क्या जब स्टेट की जो पॉपुलेशन इतनी अधिक बढ़ गई, जैसे भारत की पॉपुलेशन की हम बात करें तो इंडिया की जो पॉपुलेशन इस वक्त एक 140 करोड़ के आसपास मानी जाती, तो इतनी बड़ी आबादी के अंदर क्या है, सभी लोग क्या है कानून निर्माण की प्रक्रिया के अंदर भाग लें, क्या ये संभव है भी, क्या नहीं है? क्या इतने सारे व्यक्ति एक जगह बैठ भी सकते हैं? नहीं बैठ सकते। इसलिए समय के साथ साथ जैसे जैसे राज्यों की जनसंख्या बढ़ती गई, जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के से क्या है, एक नए तरह का, मतलब डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो नहीं चल पाई, जहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर क्या है, कानून निर्माण की प्रक्रिया के अंदर क्या है, लोग जो अपनी भागीदारी वो प्रत्यक्ष रूप से देते थे, परंतु जब राज्य की जो जनसंख्या हुआ बढ़ती गई, उसको डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक बेस्ट अल्टरनेट खोजने की कोशिश की गई, जिससे क्या है, रिप्रेजेंटेशनल डेमोक्रेसी कहा गया है, या प्रतिनिधित्वक लोकतंत्र कहा गया है, या उसको अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा गया। प्रतिनिधित्वक लोकतंत्र के अंदर या प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंदर क्या है, जो लोग है वो प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, और वे जो प्रतिनिधि है राज्य के विधानमंडल के अंदर या संसद के अंदर बैठ के क्या है, लोगों की इच्छा के अनुसार कानून का निर्माण करने का काम करती है। जैसे भारत के अंदर हम क्या डायरेक्ट रूप से एमएलएज और एमपीज को चुनते हैं, और वे हमारी इच्छा के अनुसार कानून का निर्माण करते हैं। इसी तरह से दुनिया के हर एक मुल्कों के अंदर क्या है, जो डेमोक्रेसी के क्या है, जो एलिमेंट्स है वो अलग अलग तरह देखने को मिलते हैं। जैसे दुनिया के अंदर क्या है, एक स्विट्जरलैंड दुनिया का एक ऐसा देश है जहाँ पे कुछ एक जो एलिमेंट्स है वो हमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी के देखने को मिलते हैं, परंतु ये बात हम फिर कभी कर लेंगे। परंतु यदि भारत के संदर्भ में ही हम यहाँ पे बात करें और ये मान लें कि भारत के किसी भी विद्यार्थी से हम ये बात पूछे कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, की डेमोक्रेसी क्या है, तो जो यहाँ का जो हमारा जो स्टूडेंट्स है वो है, अमेरिकन जो प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन है, उसकी एक सिंपल सी परिभाषा को वो रट लेता है और वो कह देता है कि डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ठीक है। परंतु जो अब्राहम वो है, उसका जो सही मायने के अंदर क्या, जो अब्राहम लिंकन है, अमेरिकन जो प्रेसिडेंट रहे, उन्होंने जो डेमोक्रेसी के बारे में जो ये डेफिनेशन दी थी, सिंपल डेफिनेशन, ये इस डेफिनेशन के अंदर कितने तत्व समाहित है, क्या सही मायने के अंदर हमने इसको जानने की कोशिश की भी या नहीं। जो पहला जो हमारा इसके अंदर शब्द आता है, ऑफ द पीपल, डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल। अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने ऑफ द पीपल के अंदर क्या है, ये डेमोक्रेसी का रिप्रेजेंटेशन एलिमेंट को का रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या है, डेमोक्रेसी का जो रिप्रेजेंटेटिव जो एलिमेंट्स है उसका क्या प्रतिनिधित्व कर रहा है। और रिप्रेजेंटेशन जो प्रतिनिधित्व है वो क्या है, इलेक्शन के माध्यम से किया जाता है। और इसके अंदर ऐसी उम्मीद की जाती है कि समाज के अंदर क्या है, अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह की विभिन्नताएं, भाषा के आधार पे, धर्म के आधार पे, रंग के आधार पे है, अमीर के आधार पे, जियोग्राफी के आधार पे है, अलग अलग कंपोजिशन है। मतलब समाज के अंदर जिस भी तरह की जो कंपोजिशन है उसी तरह की क्या है सरकार होनी चाहिए। ये क्या है, इसका एक मीनिंग रहता है। ठीक है।
सेकंड जो रहती है कि जो सरकार क्या है, जो सेकंड जो रहता है बाय द पीपल। बाय द पीपल का मतलब है कि जो सरकार जो बनेगी, वो जो सरकार जो बनेगी इलेक्शन के माध्यम से, वो सरकार लोगों के जनादेश पर आधारित होंगी। ठीक है, मतलब जिसको जो लोग है मेजोरिटी के अंदर क्या है, जिसको अधिक संख्या में लोग पसंद करेंगे उसकी सरकार बनेगी। और यहाँ पे जो सबसे जो महत्वपूर्ण जो कंपोनेंट है अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन है, वो इलेक्शन वाले कंपोनेंट को रखते हुए क्या मतलब चुनाव वाले तथ्य को इसमें शामिल करते हैं। मतलब इसका मतलब है कि लोकतंत्र के अंदर क्या है, अनिवार्य रूप से और निर्धारित समय के अंदर चुनाव होना क्या बहुत महत्वपूर्ण है। थर्ड वो कह रहे फॉर द पीपल, कि जो वो सरकार बन गई है, वो जो सरकार है क्या लोगों के लिए बेहतर काम कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, वो इस बात पे आधारित है कि जो गवर्नमेंट की जो कार्यशैली है, गवर्नमेंट की जो संस्कृति है, वो क्या है गुड गवर्नेंस के रूप में है या नहीं है। वो क्या है, अब हम लिंकन ये कह रहा कि जो सरकार की जो कार्यशैली है वो की गुड गवर्नेंस के रूप में होनी चाहिए। हालांकि डेमोक्रेसी के अंदर जैसे लिबर्टी आता, जस्टिस आता, बहुत सारी बातें आती है, परंतु आज की इस वीडियो के अंदर हम जो डेमोक्रेसी का वो है एक दार्शनिक पहलू को टच करने की कोशिश करेंगे। मतलब आज के समय के अंदर यदि भारत के अंदर हम भारत की बात करें, भारत के 70 साल बाद भी हम क्या है डेमोक्रेसी के जो सही मीनिंग को समझ पाने में क्या हम नाकामयाब रहे। ना केवल भारत के अंदर बल्कि दुनिया के जो डेवलपिंग जो कंट्रीज है, विकासशील देश है, वह लोकतंत्र का या वहाँ पे आज भी सही मायने के अंदर जो डेमोक्रेसी की जो सेंस है वह आज तक भी स्थापित नहीं हो पा रही है। जो दुनिया का जो लोकतंत्र है वह चाहे आज लीबिया का लोकतंत्र हो, स्विट्जरलैंड का लोकतंत्र हो, या दुनिया के बाकी जो 12 कंट्रीज है उनकी जो डेमोक्रेसी हो, वह क्या है डेमोक्रेसी अपनी 3 चरणों से आगे गुजरती है। और डेमोक्रेसी का जो फर्स्ट जो स्टेप है, जो फर्स्ट उसका जो स्टेप है वो है प्रक्रियात्मक लोकतंत्र। प्रक्रिया लोकतंत्र उसे कहते हैं, प्रक्रियात्मक लोकतंत्र। मतलब लोकतंत्र का मतलब प्रक्रियात्मक लोकतंत्र के अंदर क्या है इलेक्शन का पहलू आ जाता है। मतलब जहाँ क्या है चुनाव के माध्यम से जो व्यक्ति है अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, और जिसको क्या है अधिक व्यक्ति पसंद करते हैं, या चुनाव के बाद जिस भी राजनीतिक दल को क्या है स्पष्ट बहुमत मिलता है तो उसकी क्या सरकार बनती है। और वो एक जो सरकार है वह कानून के अनुसार काम करती है, और एक निश्चित समय के लिए सरकार बनती है, ना कि अनिश्चित समय के लिए। और एक निश्चित समय के बाद फिर से चुनाव होते हैं। यदि वह सरकार लोगों की बेहतरी के लिए काम करती तो लोग उन्हें फिर भी दोबारा मौका दे सकते हैं। परंतु यदि वह जो सरकार है उनकी जो कार्यशैली और लोगों की पसंद के अनुसार ना रही हो तो लोग क्या उनको परिवर्तित कर सकते, किसी दूसरे राजनीतिक दल या दूसरे व्यक्ति को क्या है सरकार बनाने का मौका दे सकती है। ये जो क्या है लोकतंत्र का पहला तत्व है, प्रक्रियात्मक लोकतंत्र। और दुनिया के अंदर क्या है, या खास करके विकासशील देशों के अंदर या भारत के अंदर क्या है, मतलब चुनाव होना ही हम क्या मानते हैं लोकतंत्र की निशानी मानते हैं। परंतु ये लोकतंत्र की संपूर्ण निशानी नहीं है, परंतु लोकतंत्र की पहली निशानी जरूर है। इसलिए हम ये मान के चले कि जैसे इलेक्शन के अंदर वोट दे देना, या जितनी दफ़ा ज़्यादा इलेक्शन होंगे उससे क्या जो लोकतंत्र वो अधिक सुदृढ़ होगा, ऐसा नहीं है। जो हमारी जो लोकतंत्र के अंदर जो भागीदारी, हमारी जो पार्टिसिपेशन, वो सिर्फ वोट कास्ट करने तक सीमित नहीं रहती है, परंतु वोट देना लोकतंत्र के अंदर क्या है पहली सीढ़ी है। सेकंड है डेमोक्रेसी के अंदर क्या है डिस्कोर्स ओरिएंटेड डेमोक्रेसी, मतलब विचार विमर्श मूलक लोकतंत्र। जब सरकार बन जाती है, जब चुनाव हो जाता है और जब सरकारें बन जाती है, उसके बाद जो क्या समाज के अंदर जो सिटीजन्स है जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया, सरकारें बनाई हैं, उन्होंने अपना काम वहाँ पे ख़त्म नहीं कर देना, अपना वोट दे के अपना काम ख़त्म नहीं कर देना है, परंतु उसके बाद भी जो अपनी जो उन्होंने भूमिका है वो एक एक्टिव सिटीजन्स के रूप में अदा करनी है। ठीक है, जैसे चुनाव से पहले जो भी आपके उम्मीदवार ने आपसे जो वादे किए थे, या किसी भी राजनीतिक दल ने जिस भी तरह के आपसे वादे किए थे, क्या वो उस तरह के काम कर भी पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ये जो क्या लोकतंत्र का सेकंड स्टेज है, या प्रक्रियात्मक लोकतंत्र से विचार विमर्श लोकतंत्र एक बेहतर स्तर के अंदर काम कर रहा है। इसके अंदर हम क्या है संसद को इस बात के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं कि उसने
लोगों से जो वादे किए या लोगों की बेहतरी के लिए वह काम कर भी रही है या नहीं कर पा रही है। सरकार के द्वारा जो फैसले लिए जा रहे हैं कि लोगों के ऊपर कितना उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है और कितना उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। या फिर विचार विमर्श डेमोक्रेसी के अंदर, लोकतंत्र के अंदर क्या है, जो लोग हैं वह जो कोर्ट्स के जो डिसीजंस होते हैं उसको डिसीजंस को भी क्या है इन्फ्लुएंस करने की कोशिश जरूर करती है कि जो कोर्ट के जो डिसीजंस है वह भी ऐसे डिसीजंस रहे जो कि जनादेश के आधार पे हो। मतलब विचार विमर्श लोकतंत्र के अंदर क्या है, जो जनता है वह सिर्फ वोट कास्ट करके घर में नहीं बैठती बल्कि एक एक्टिव या एक जागरूक नागरिक के रूप में अपनी भूमिका को क्या है अदा करने का काम करती है। नेक्स्ट है जो डेमोक्रेसी का सबसे बेहतर एक्सट्रीम लेवल है जिसको बोलते हैं हम पार्टिसिपेटेड डेमोक्रेसी या सहभागी लोकतंत्र। अब आपने जो सेकंड चरण हमारे लोकतंत्र का रहा विचार विमर्श लोकतंत्र, जिस विचार विमर्श लोकतंत्र के माध्यम से लोगों ने संसद को क्या है इन्फ्लुएंस करके या जुडिशरी को इन्फ्लुएंस करके ऐसे डिसीजन लेने पर मजबूर किया है जो कि सोशल वेलफेयर के अंदर थे या आप लोगों की भलाई पे आधारित थे। परंतु विधायिका का काम क्या है, कानूनों का निर्माण करना है और जो कोर्ट्स का काम है डिसीजंस देना है। परंतु दरअसल के अंदर जो उन कानूनों को लागू करने का जो काम है या कोर्ट के जो आदेश है उसको लागू करने का जो काम है वह कार्यपालिका का होता है। और कार्यपालिका के अंदर हम ब्यूरोक्रेसी को शामिल करते हैं। और दरअसल ब्यूरोक्रेसी के अंदर होता क्या है कि जो ब्यूरोक्रेसी है समय की परिस्थितियों के अनुसार क्या है, उन जो सरकार विधायिका ने जो निर्णय लिए और कोर्ट ने जो आदेश दिए उसकी जो इंटरप्रिटेशन है, उसकी जो व्याख्या अपने अनुसार करती है या जो वह काम करती है वह ऐसा महसूस करवाती है कि आम जनमानस के ऊपर क्या है, जो ब्यूरोक्रेसी कोई बहुत बड़ा एहसान कर रही है। पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी के अंदर क्या है, जो जनता है वो जब अपना वोट वो देती है, फिर वो गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है, कोर्ट्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है। थर्ड स्टेज के अंदर वो है क्या है, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी के अंदर क्या है वो है उसके बाद भी घर नहीं बैठती। मतलब गवर्नमेंट ने जो लोगों के पक्ष के अंदर जो डिसीजंस लिए उन डिसीजंस को वैसे का वैसा ही बिना तोड़े मरोड़े जो जनता के ग्रास रूट लेवल पे क्या है लागू करवाने के लिए नौकरशाही के साथ मिलकर काम करने का जो काम है वह एक अवेयर नागरिक या जागरूक नागरिक के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जैसे सरकार ने कोई पैसा किसी गांव के विकास के ऊपर खर्च करने के लिए दिया है तो नागरिकों का ये अधिकार रहता है कि वो पूछ सकता है कि जो सरकार के द्वारा पैसा दिया गया है वह पैसा कहाँ पे खर्च हुआ। जैसे उसके लिए एक नया टर्म आएगी जैसे सोशल ऑडिट। ठीक है, सोशल ऑडिट जैसे बोलीविया का जो सोशल ऑडिट है वो बेस्ट सोशल ऑडिट है। मतलब जनता को ये जानने का अधिकार होना चाहिए कि उनका जो सरकार टैक्स के रूप में उनसे पैसे ले रही है क्या उसको सही मायने के अंदर क्या है सही रूप में खर्च किया भी जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो दोस्तों ये थे डेमोक्रेसी के क्या है जो एक फिलोसफी के रूप में जो डेमोक्रेसी की जो एसेंस को समझने में हमने कोशिश की। जो डेमोक्रेसी है उसका दरअसल के अंदर मतलब क्या होता है और जो सही मायने के अंदर शुद्ध रूप में अंदर जो डेमोक्रेसी के 3 चरण रहते हैं, प्रक्रियात्मक, विचार विमर्श और पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी रहते हैं। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देख लेने के बाद आपकी जो समझ है डेमोक्रेसी के बारे में ज़रूर दुरुस्त हुई होगी। थैंक यू सो मच।